हेलो एवरीवन। वेलकम है आप सभी का आईएफएस के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो चलो आज हम सक्सेस स्टोरी सुनने वाले हैं एक ऐसे होनहार एस्पायरेंट की जिन्होंने एमएससी एंट्रेंस एग्जाम्स को क्लियर किए हैं। एक नहीं नहीं, दो दो भी नहीं, तीन तीन एग्जाम्स को उन्हें क्लियर किया है। ठीक है, तो जानेंगे हम उन्हीं के बारे में कि क्या है उनकी सक्सेस स्टोरी। तो हेलो। तो मैम, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। सो जस्ट लेट मी नो कि आप फिलहाल कहाँ पर हो और एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन हमारे एस्पायरेंट्स को दे देना। तो माय नेम इज दिव्यांजन दास। आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल। अभी मैं अपना एमएससी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जेनेटिक्स डिपार्टमेंट से परस्यू कर रहा हूँ और अभी मैं अपने फर्स्ट ईयर में ही हूँ। ओके ओके, दैट्स ग्रेट, वेरी ग्रेट। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका मास्टर्स कर रहे हो। सो आपने लाइक बेसिक से इंफॉर्मेशन आपने आपका स्कूलिंग कब फिनिश किया या फिर कहाँ से किया, आप हमें इतना बता सकते हो? मैम, मेरा जो स्कूलिंग है वो पूरे मैं एक वेस्ट बंगाल के एक छोटे से शहर से हूँ, बैंकुड़ा नाम ओके है उस शहर का। तो ओके उधर से मेरा स्कूलिंग, मेरा ग्रेजुएशन सारे उसी शहर से है। मेरा स्कूलिंग हुआ था बैंकुड़ा जिला स्कूल से, और जो मेरा ग्रेजुएशन है वो भी बैंकुड़ा क्रिश्चियन कॉलेजिएट से है। ओके। तो जब आपका ग्रेजुएशन आप कर रहे थे तो वहां पे आपने कौन से सब्जेक्ट्स ऑप्ट किए थे, मतलब कौन से आपके सब्जेक्ट्स रहे थे तो? ग्रेजुएशन के टाइम पे मेरा मैम ह्यूमन फिजियोलॉजी मेरा सब्जेक्ट था। ओके, कुछ पर्टिकुलर रीजन है आपका? मतलब ह्यूमन फिजियोलॉजी जनरली कोई चूज नहीं करता है लेकिन आपने वो चूज किया है, तो मतलब क्या मैम, कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल बात है इसके लिए? एक्चुअल में मतलब मुझे अपने क्लास 12th के बाद एमबीबीएस की तरफ जाना था, बचपन से मेरा वही सपना था। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी एमबीबीएस के बहुत रिलेटेड सब्जेक्ट है। और एग्जैक्टली। उस टाइम पे मैंने एमबीबीएस के लिए एक दो बार अटेम्प्ट भी दिए थे, तो उसी के रिगार्डिंग मैंने सोच लिया था कि ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी इंटरेस्ट है मेरा, उसी के अंदर परस्यू करता हूँ। ओके, तो बेसिकली ऑफ कोर्स ये सब्जेक्ट तो मुझे भी बहुत पसंद है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ये है। ठीक है, तो मतलब एक बेसिक मोटिवेशन आपका वो था कि आपका एमबीबीएस क्लियर नहीं हो पाया तो आपने मास्टर मतलब बैचलर्स में ह्यूमन फिजियोलॉजी ले लिया। तो फिर ये मोटिवेशन आपको कहाँ से आया कि आपको ये अलग अलग एग्जाम्स को टारगेट करने हैं? मतलब आपको किसने गाइड किया था इस बात के लिए या फिर आपने खुद ही कहाँ पे सर्च किया है? तो मैम, मेरा जो ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर है, मुझे ईयर याद है कि वो रिपीट ईयर चले गया था उसी के रिगार्डिंग एमबीबीएस में। ओके। तो उसके बाद सेकेंड ईयर में आते 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 मैंने सोचा कि मेरे करियर को आगे लेके जाने के लिए मुझे थोड़ा मतलब जानना था कि कैसे मैं इसको आगे लेके जा सकता हूँ, एमएनसी एंट्रेंस और बाकी सारी चीजें। तो एक दिन मैंने यूट्यूब में जाके आईएफएस मतलब एक सर्च कर रहा था एमएससी एंट्रेंस के बारे में। तो आईएफएस का एक वीडियो मुझे दिख गया था, और उसी वीडियो के थ्रू मुझे पता चला कि कौन से एग्जाम्स होते हैं वो इंडिया में, और कौन से एग्जाम से कहाँ क्वालिफाई करके जा सकता हूँ मैं। ओके तो ओके। उसी से मुझे नॉलेज हुआ सारे एग्जाम के बारे में। तो कैसा था आपका एक्सपीरियंस? मतलब आपने आईएफएस के कुछ यूट्यूब वीडियोस देखे थे, ठीक है? तो क्या यस मैम। मतलब आप रेगुलर स्टूडेंट हुआ करते थे या फिर आपने यूट्यूब से मतलब पढ़ाई की, कैसा था आपका? मैम, मैंने यूट्यूब से ही सारे अपने पूरे एंट्रेंस के पढ़ाई खत्म किए। यूट्यूब से ही मैंने रेगुलर कोई बैच नहीं खरीदा था, पर यूट्यूब में जितने भी वीडियोस थे इसी के रिगार्डिंग मैं टॉपिक सर्च करता था और उसी से अपना नोट बना ओके। था। तो उसी से मुझे बहुत हेल्प हुआ। और मैं हर मतलब इसी वीडियो के थ्रू मैं मोहित सर और ममता मैम दोनों को तो बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उनके वजह से ही मेरा जितने भी तीनों एग्जाम क्रैक कर चुका हूँ मैं। तो उनमें इन तीन दोनों का बहुत ज़्यादा हाथ है। ओके ओके, दैट्स रियली वेरी ग्रेट एंड वेरी गुड टू हियर दैट। ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये फैकल्टी हमारी यहाँ पे बेस्ट फैकल्टी है, ये सभी को पता है। ठीक है, और यूट्यूब से इतने डेडिकेशन के साथ पढ़ने के बाद ही आई गेस, ठीक है, क्योंकि बहुत डेडिकेशन लगता है। ठीक है, बहुत डेडिकेशन लगता है जब आप किसी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठे हो और वहां से प्रॉपर स्टडी कर रहे हो। ठीक है, ये खुद का सेल्फ मोटिवेशन नाम की एक चीज होती है। तो मतलब कैसे आप हमेशा खुद को सेल्फ मोटिवेटेड रखा करते थे? मैम, मतलब मुझे ये जो एमएससी के जो जर्नी है, इसमें मुझे एक चीज हमेशा मुझे फोकस करने में मदद करता था, वो था कि एमबीबीएस में मतलब एंट्रेंस में मैं फेलियर हो गया था, क्योंकि एग्जैक्टली दो exactly, बार हाँ। अटेम्प्ट देने के बाद भी नहीं हुआ। तो मुझे बस ये इतना करना था कि मैं मेरा करियर को कैसे आगे लेके जाऊं। तो मैं खुद को ही अपना मोटिवेशन मानता था, और सर और मैम तो थे ही, उन लोगों ने बहुत ज्यादा हेल्प किए थे। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। तो बेसिकली फिर आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही थी? मतलब आपने ये वीडियोस देखे वगैरह सब ठीक है, लेकिन लेकिन बीएससी में जब आप थे तो कब आपने डिसाइड किया था कि मुझे अभी से मतलब मेरी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है? एक 6 मंथ या फिर एक कंप्लीट साल, 2 साल, कितना आपने इन्वेस्ट किया है? मैम, सेकेंड ईयर का जो पहला सेमेस्टर था, उसी टाइम से मैंने चालू कर दिया था थोड़ा बहुत करके ओके। पढ़ाई करना।
और जो मेरा फोर्थ सेमेस्टर था, याद है मुझे, फोर्थ सेमेस्टर के पहले दिन से मैंने मतलब जी जान से चालू कर दिया था कि नोट्स बनाना है और उसको हर रोज पढ़ना है। ग्रेट, दैट्स रियली वेरी ग्रेट। तो मतलब अपने कंप्लीट 1 डेढ़ साल का डेडिकेशन आपका रहा है एग्जाम के लिए। यस मैम, ठीक है। 1.5 साल तो कंप्लीट। और पहले ही अटेम्प्ट में आपने इन सभी एग्जाम्स को क्लियर किया था। आपके क्या मतलब कुछ कौन कौन से एग्जाम्स आपने क्लियर की है विद द रैंक, क्या आप हमें बता सकते हो? मैम आईआईटी जैम का रैंक मुझे अभी याद नहीं है, पर वो आईआईटी जैम मैंने क्लियर किया। सीईटी पीजी में मेरा नंबर था शायद 165 या ओके। 170 के आसपास कुछ। ग्रेट। और कैट बी में मेरा ऑल इंडिया रैंक था 64। ओ, दैट्स रियली वेरी ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है। मतलब जब आपका ओके, क्या मतलब ऑब्स्टैकल्स भी कुछ आए थे? ये 1.5 साल का इतना डेडिकेशन आपने जो शो किया था, ठीक है, तो क्या बीच बीच में ऐसे ऐसा हुआ था कि कुछ ऑब्स्टैकल्स भी आ रहे थे, आपका मन ऐसा हो रहा था कि यार नहीं, मुझसे नहीं हो रहा, मुझे नहीं करना है, ऐसा कुछ था? या फिर मैम वो तो सिलेबस होता बहुत था। वास्ट है, इतना सिलेबस मैं कब पढूं, ऐसा भी हो सकता है ना, क्योंकि क्योंकि आप आपका बैचलर्स एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ कर रहे थे, ह्यूमन फिजियोलॉजी के साथ, बराबर है? सो अब इनकी अगर बात करें तो इसमें तो प्लांट फिजियोलॉजी भी आता है, कितना इकोलॉजी इवोल्यूशन वाला भी पार्ट आता है, कितना टेक्निक्स वाला पार्ट आता है। तो हो सकता है बच्चों को यानी बहुत दिक्कतें आती है कि यार ये मेरे से हो नहीं पा रहा है, बीच में छोड़ देते हैं। आपने तो पूरा 1.5 साल इन्वेस्ट किया है, तो मतलब क्या है, कैसा रहा? मैम बीच बीच में ऐसा तो मुझे भी होता था कि हम्म। ठीक है, मतलब सिलेबस इतना ज्यादा था कि बीच बीच में मुझे भी लगता था कि ठीक है अब नहीं हो रहा है। पर फिर मतलब कैसे तैसे करके खुद को ऐसे समझाता था कि करना तो है ही। पर जो मतलब मैं क्या करता था, मेरा टेक्निक यही था कि बैचलर्स में मेरा जो ह्यूमन फिजियोलॉजी था उसके साथ ही इम्यूनोलॉजी का पेपर था, तो वो साइड ओके। मेरा कवर हो हाँ जाता हाँ था। हाँ। और फिर जो मतलब प्लान्ड वाला पार्ट था, मैंने क्या किया था, सबसे पहले उसी को टारगेट किया था क्योंकि ये मेरे कोर्स से बहुत दूर था। तो मैंने एग्जैक्टली। क्या किया था कि ठीक है पहले उसको कवर कर लेता हूँ और बायोकेमिस्ट्री को कवर कर लेता हूँ। तो उससे मेरा सिलेबस बहुत मतलब रैप अप के आसपास पहुंच चुका था। ओके ओके, फिर मतलब ये बचा पार्ट स्ट्रैटेजी था। भी बहुत अच्छी है कि जो हार्डर से मतलब आपको जो सब्जेक्ट्स बहुत हार्ड लगते हैं, ठीक है, जो रिलेटेड ही नहीं है, अब पहले उन्हें टारगेट करना है। जो वीकर सेक्शन है या फिर जो इजी वाले सेक्शंस है, नॉट वीकर, इजी वाले सेक्शंस है, उन्हें आप बाद में टारगेट किए हो। ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी भी तो ऑफकोर्स एकदम बेस्ट है। अब जब एग्जाम का टाइम आया, ठीक है, तो एग्जाम टाइम जब आया तो तब आपकी क्या फीलिंग थी? मतलब नर्वस थे या फिर फुल्ली प्रिपेयर्ड थे आप एग्जाम के वक्त? कुछ तो याद मैम होगा ही आपको। मैम यह तो है गेट बी के गेट मेरा जो आईआईटी जैम का एग्जाम था, मुझे याद है उस टाइम मैं थोड़ा बहुत नर्वस था और इसकी वजह से मतलब आईआईटी जैम मैंने क्लियर तो किया था पर रैंक उतना अच्छा नहीं था। ओके पर ओके। ये जो नर्वसनेस है ये सीयूटी पीजी और गेट बी से पहले पहले ये बहुत हद तक मतलब रिजॉल्व हो गया था क्योंकि मैंने एक चीज तो मुझे अभी तक याद है कि एग्जाम से 1 महीने पहले पहले आईएफएस के ऐप में जो मतलब मॉक टेस्ट आता था, वो हाँ मैं हाँ। हर रोज मॉक टेस्ट देता था। तो ओके। मॉक टेस्ट देते देते क्या हो गया था, मुझे मतलब एग्जाम के जो प्रेशर होते हैं वो बहुत हद तक मेरा बैलेंस हो गया था। एस्पायरेंट सुन रहे हो आप, मॉक टेस्ट के बारे में ये बात कर रहे हैं, जो डेली हम आपको बोलते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑफकोर्स ये हेल्प मॉक तो टेस्ट बहुत जरूर इंपॉर्टेंट करेगा। है। हाँ हाँ, हेल्प करता है, बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और अब मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन पूछू? सबसे फेवरेट हाँ क्वेश्चन मेरा ये है कि जिस दिन आपका रिजल्ट आया, तो जिस दिन आपका रिजल्ट आया तो उस दिन वाली फीलिंग क्या थी आपकी, आपके फैमिली की, आपके फ्रेंड्स मैम सभी तो बहुत खुश थे, मैं भी बहुत खुश हो गया था, घर वाले भी बहुत खुश थे क्योंकि मतलब एक तो सबका ही एक सपना होता है कि अच्छे जगह से कोई डिग्री करो या की? फिर मतलब कोई एग्जाम अच्छे से क्रैक कर लो। तो घर वाले और जितने भी दोस्त थे सब लोग बहुत खुश थे। ओके, चलो, फिर से एक बार कॉन्ग्रेचुलेशन, बिकॉज वो दिन एक ऐसा दिन होता है कि जहां पर अब फेलियर वाली बात थी, इसलिए मैं आपको ये बात पूछी हूँ। ठीक है। कितने फेलियर्स फेस करने के बाद फिर एक ऐसा दिन आया है कि जिस दिन हर जगह से सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेशन आपने सुना होगा, तो बेसिकली बहुत हैप्पी हैप्पी मोमेंट वो रहा होगा आपके लिए। ठीक है। तो उसके बाद अब ठीक है, आपने 3 3 एग्जाम्स क्वालिफाई तो कर ली, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हो, तो वो कौन सी बेसिस के ऊपर, मतलब कौन सी एग्जाम के बेसिस के ऊपर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए हो? स्टूडेंट पीजी, गैट मैम भी, या फिर आईआईटी जाओ? नहीं मैम, सीयूटी पीजी। ओके, तो कुछ और यूनिवर्सिटीज भी थी जिन्हें आप मतलब दिमाग में रखे थे कि नहीं, मुझे यहाँ पर भी एडमिशन में ले सकता हूँ या फिर लेने की इच्छा है, लेकिन वहां पर हुआ नहीं, ऐसा कुछ था आपका? मैम मुझे मतलब इंडिया के बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में मैंने अप्लाई किया था और सभी में लगभग जेएनयू को छोड़ के बाकी सभी में लगभग मिल गया था मुझे एडमिशन।
पर मेरा जो मतलब ग्रेजुएशन का जो मार्कशीट का टाइम था वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था, तो इसी प्रॉब्लम की वजह से बाकी सारे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन नहीं ले पाया। पर डीयू का जो मतलब एडमिशन एप्लीकेशन टाइम था वो बहुत ज़्यादा था, तो इसकी ओके। वजह से मेरा मार्कशीट उस टाइम तक आ गया था। और ऊपर से मेरा जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का बहुत बेहतरीन एक डिपार्टमेंट है। ओके। तो इसके बारे में मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज मुझे पहले से ही था, और जब ये मुझे मिल गया तो मैंने ठीक है इसी इसी के अंदर आ गया। चलो, कोई मतलब बेस्ट बात है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी इज द बेस्ट। ठीक है, वहां पर भी अगर आप आपकी ड्रीम कुछ तो ऐसा कर रहे हो, मतलब जेनेटिक्स वाला पार्ट, तो ऑफ कोर्स ये तो मेरा भी फेवरेट पार्ट है ये वाला। तो अब अगर मैं बात करूँ आपके वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो आप वहां पर मतलब क्या है, कैसा क्यूरिकुलम होता है, एकेडमिक प्रेशर वहां पर कैसा है, आपके प्रोफेसर्स वहां पर कैसे हैं, उनके बारे में कुछ बोलना चाहोगे आप? ऑब्वियसली मैम, मेरे इधर के जितने भी प्रोफेसर हैं बहुत हेल्पफुल है, मतलब ऐसा माहौल लगता ही नहीं कभी कि हम लोग प्रोफेसर के अंडर ऐसे काम कर ओके। रहे हैं। प्रोफेसर बहुत हेल्पफुल है। और लैब में सबसे ज्यादा मतलब लैब इतना ओपन है कि मतलब कोई अगर काम सीखना चाहे तो आसानी से इस डिपार्टमेंट को ऑप्ट कर सकता है ओके। एमएससी के थ्रू, क्योंकि मतलब हमें प्रॉपर टाइम दिया जाता है काम सीखने के लिए, सारे इंस्ट्रूमेंट हैंडल करने के लिए बहुत अच्छे से मौका देते हैं। और कभी ऐसा मतलब प्रेशर नहीं रहता है कि तुम्हें ये चीजें आज के अंदर करना ही है। पर ओके। अल्टीमेटली जो काम सीखना चाहता है वो उसके लिए बहुत अच्छा है। पर ओके। एक चीज तो है कि मतलब जैसे सारे अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज में होते हैं, प्रेशर तो रहता ही है मैम। प्रेशर तो रहेगा ऑफ कोर्स, लेकिन वहां पर एक बेसिक रूटीन कैसा होता है आपका, मतलब एक डेली डेली रूटीन कैसा होता है वहां मैम डेली रूटीन 9 साढ़े 9 बजे मेरा क्लास चालू हो जाता है सुबह। पर? ओके। और फिर दोपहर को 1 से 2 के बीच में एक ब्रेक रहता है, और फिर लैब चालू हो जाता है। तो लैब का कोई फिक्स टाइम नहीं है, ये 5 साढ़े 5 तक लैब का टाइम है। अगर कोई चाहे तो रात के 7 8 बजे तक लैब में काम कर सकता है, अगर कोई नहीं चाहे जल्दी खत्म हो जाए तो वो पहले भी आ सकता है। ओके। ओके। ओके, मतलब एक फ्लेक्सिबल रूटीन है वहां पर आपका फ्लेक्सिबल सब। है, यस इतना मैम। प्रेशर मतलब सुन के मुझे भी नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा प्रेशर है वहां पर। नहीं लेकिन नहीं ठीक है, नहीं। एकेडमिक प्रेशर जितना होना चाहिए वो तो हर जगह पे हाँ रहेगा, वो आप कहीं पर भी जाओ। ठीक है, अब वहां पर अगर आप मुझे जाननी है कि अपॉर्चुनिटीज क्या होगी, मतलब अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद मास्टर्स के बाद तो क्या अपॉर्चुनिटीज वहां पर होती है? मैम, हमारे जितने प्रोफेसर है इधर, इनके जो मतलब जो लोग पीएचडी करना चाहते हैं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के अंदर जितने भी प्रोफेसर के लैब है, ओके। सारे मतलब बेस्ट है। तो किसी भी लैब में पीएचडी करने के मौका मिल जाए उतना बहुत बहुत बेहतरीन है वो। ओके। और और ऊपर से जो लोग मतलब नेट सीएसआई नेट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो टीचर से बहुत मदद मिलता है इधर कि ओके। कैसे मतलब क्वेश्चन फ्रेमिंग से लेके कैसे दिमाग को कैसे मतलब एक गाइडेंस एक प्रॉपर मिल जाता है प्रॉपर कि गाइडेंस हम कैसे। जिसे कहते हैं, तो वो वहां पर आपको मिल जाता है। ओके, दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग। मतलब इससे बेहतरीन बात और क्या हो सकती है किसी भी एस्पायरेंट के लिए? तो आपके क्या प्लान्स है अभी, मतलब मास्टर्स के बाद आप आगे क्या आप करना चाहते हो? मैम अभी सीएसआई नेट तो मतलब ये जो दिसंबर वाला अटेम्प्ट था वो मैंने नहीं दे पाया, तबीयत ओके। थोड़ा सही नहीं था इस वजह से। पर मतलब देखना है, मुझे पीएचडी करना है तो उसके हिसाब से ही एग्जाम वगैरह देना है। अच्छा, तो अब तक आपने अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है क्या अभी? नहीं नहीं नहीं। ओके। अभी अभी मतलब कौन से टॉपिक में क्या करना है हाँ इतना हाँ। मैंने डिसाइड नहीं किया, पर पीएचडी करना है मुझे। ओके, पीएचडी ही करना है आपको। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं हम इस बारे में कि आप आगे हमारी एस्पायरेंट्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हो, या फिर उन्हें कैसे आप मोटिवेट करोगे, क्योंकि उनको एट द एंड उतना ही होता है कि कुछ तो ऐसी बात हमारे सामने आए कि हम मोटिवेट हो जाए। मैम मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जितने भी मुश्किल है सारी चीजें, जितने भी मेहनत है, अभी बहुत सारे मतलब ये एग्जाम से 2 3 महीने पहले सबको ऐसा लगता है कि बहुत मेहनत कर लिया है, अगर रिजल्ट नहीं आया तो क्या होगा ये। पर अगर जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा उस दिन के खुशी के सामने ये सारे मेहनत और बाकी सारी चीजें बाकी तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं दिखता है, तो एग्जैक्टली। तो फिर मतलब जितना टाइम बचे है इसको अच्छे से यूटिलाइज करो, मॉक टेस्ट दो। और फिर मॉक टेस्ट को एनालाइज करो, क्योंकि मॉक टेस्ट एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है। कहाँ गलती हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है, तो उसको अच्छे से एनालाइज करो और उसके अकॉर्डिंग जो रिवाइज है करते रहो, बस हो जाएगा। चलो, तो ये बात है हमारे दी बेस्ट एस्पायरेंट की, जिन्होंने इतने सारे एग्जाम्स क्वालिफाई की है, आज बहुत अच्छी जगह पर है, बहुत अच्छे मुकाम के ऊपर है। आगे भी उनका जो प्लान है पीएचडी का, तो वो ऑफ कोर्स पूरी आईएफएस टीम आपको बेटा विश लक कह रही है, इस उम्मीद के साथ कि आप ये एग्जाम भी
मतलब बहुत अच्छे से क्वालिफाई करो, बेस्ट रैंक के साथ क्वालिफाई करो, और वो होने वाला है। आप IIFS थैंक से जुड़े रहो, ये बात बिल्कुल कोई नहीं टालेगा कि आप ये क्वालिफाई नहीं करोगे, ऑफ कोर्स करोगे आप। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर दैट, ठीक है। आपसे मिलकर, यू आपसे मैम। बात कर हमें बहुत बहुत अच्छा लगा है, ठीक है। सो अगेन विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू so much for joining थैंक यू। us, for talking with us. Thank you so much. थैंक यू मैम।